जिस्म का रूह से रिश्ता भी अजीब रिश्ता है कि उम्र भर साथ तो रहा पर तारुफ ना हो सका। तारुफ का मतलब जान पहचान होती है, और शायद ये शेर कलकत्ता शहर पे भी लागू होता है मेरे साथ। मैं अब तक बोलूँ तो तकरीबन 9 साल इस शहर में रहता हूँ, लेकिन कभी भी इस शहर को नज़दीक से देखने का, आराम से देखने का, समझने का, जानने का मौका नहीं मिला। बरसों से दिली ख्वाहिश थी कि एक बार अच्छे से कैलकाटा को देखा जाए, तो तय हुआ कि सुबह सुबह ठंडी हवा में जब सारा शहर शांत है, सारा शहर एकदम अलग तरह लगता है, कलकत्ता को देखा जाए। कैलकाटा की अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि कलकत्ता के जो निवासी हैं और बंगालीज हैं, उनको इस शहर से जितना प्यार है, उनके लिए विश्व का कोई शहर इतना सुंदर, इतना आकर्षक नहीं हो सकता है जितना कलकत्ता है। हमारे जैसे लोग अलग तरह के हैं। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, नॉर्थ इंडिया में रहा हमेशा। हमने इस शहर को अपनाया, ये मेरी कर्मभूमि है। तो आज मौका है सुबह सुबह इस शहर को देखने का, घूमने का, समझने का। कहा जाता है कि कलकत्ता शहर की रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है 1690 में स्टार्ट हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई। जॉब चारनॉक साहब को यहाँ का फाउंडर भी बोला जाता है। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है कैलकाटा टाउन हॉल से। हम सारे लोग सुबह सुबह यहाँ पे मिले। टेंटेटिवली 6 बजे से, सुबह 6 बजे से हमने इस वॉक को स्टार्ट किया, और तय हुआ कि पैदल चलते हुए हम कलकत्ता की सुंदरता को, कलकत्ता के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। कैलकाटा टाउन हॉल लार्जेस्ट बिल्डिंग थी जहाँ पे पब्लिक मीटिंग्स हुआ करती थी, और इनफैक्ट कर्नल जे गास्टिन, जो कि आर्मी में काम करते थे, उन्होंने कैलकाटा टाउन हॉल को डिज़ाइन किया। तकरीबन 1807 में इसकी डिज़ाइन फाइनल हुई, और 1813 में टाउन हॉल कंप्लीट हुआ। टाउन हॉल पहले टाउन हॉल कमेटी के हाथ में था, लेकिन 1867 में ये कैलकाटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पहुंचा। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती तो थी कि ऐसी कोई बिल्डिंग बने, लेकिन फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थी। तो कैलकाटा टाउन हॉल को कंट्रीब्यूशन से और पब्लिक लॉटरी से फंड किया गया। कैलकाटा टाउन हॉल के अंदर कहीं से भी खड़े हैं और अगर आप बोलते हैं तो पूरा हॉल उसको सुन सकता है। एकॉस्टिक्स इस तरह से डिजाइन किए गए जहाँ पे सारे लोग मिलके अपनी बातें रख सके। इनफैक्ट बड़ा इतिहास है। हेनरी डिरोजियो, जिनको हम पढ़ते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग की 1831 में। सिमिलरली राजा राम मोहन रॉय हों, द्वारकानाथ टैगोर हों, ब्रह्म समाज की मीटिंग्स हों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हो, ये सारी की सारी मीटिंग्स कैलकाटा टाउन हॉल में हुई। बहुत ही गौरवमयी इतिहास है इसका। एनी बेसेंट ने यहाँ पे लेक्चर दिया, जगदीश चंद्र बोस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे दिखाए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी स्पीचेस दी यहाँ पे। कहते हैं कि नदी का पानी यहाँ पे आ जाया करता था जब भी हाई टाइड होती थी, तो इसके नीचे इनफैक्ट पानी को पास करने की जगह बनाई गई है। टाउन हॉल एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे है, और नीचे स्ट्रक्चर जो है वो पानी को पास ऑन होने देते थे। अगर आप पैदल ना चलें तो कई चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। जैसे उस समय में आप देखेंगे गैस की लाइट से जलने वाली लाइट्स लगाई गई हैं यहाँ पे, जो कि जिसमें गैस यूज़ की जाती थी। सिमिलरली स्कॉटिश आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई यहाँ पे। अगर आप ये विशेष तरह की लेटर बॉक्स, इस लेटर बॉक्स को देखेंगे तो ये स्कॉटिश आयरन से बना हुआ है। इसका आर्किटेक्ट, इसकी बनावट बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग तरह का लॉक एंड की दिखाई दी हमको यहाँ पे, जो कि बिल्कुल अलग तरह से बनाई गई है। हमारे गाइड हमें टेम्पल चैम्बर्स में लेके आए हैं, और यहाँ की सीढ़ियाँ देखने लायक हैं। ऐसा लगता है जैसे इसको बनाने के बाद सीढ़ियाँ अलग से लाके रख दी गई। सुंदर सीढ़ियाँ, सिमेट्रिक और छोटी सी जगह में, जहाँ पे आराम से आप ऊपर जा सकते हैं, और सीढ़ियों का अपना ही एक अलग महत्व है। इसको बनाया गया था विंसेंट जे एश के द्वारा, जो कि जिन्होंने बाद में विक्टोरिया मेमोरियल पे काम किया। और टेम्पल चेम्बर्स बोलते हैं, इसका मंदिर से कोई भी रिलेशन नहीं है। टेम्पल चेम्बर्स बेसिकली लॉयर्स और बैरिस्टर्स के ऑफिसेस बनाने के लिए काम किए गए थे। बगल में हाई कोर्ट था, तो यहाँ पे कई ऑफिसेस थे जिनमें हाई कोर्ट में काम करने वाले लॉयर्स यूज किया करते थे, जिनको आज भी यहाँ पे बहुत सारी लॉ फर्म्स के ऑफिसेस आप देख सकते हैं। बिल्डिंग की हालत खराब है। चलते चलते हमारे गाइड हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा रहे हैं सड़क पे, जिस पे आमतौर से नज़र नहीं जाती है। ये एक इंटरेस्टिंग सी डस्टबिन है जो कि स्कॉटिश आयरन से बनी हुई है।
आज ये आउट ऑफ यूज है, बट इसको खोलना बंद करना, कैसे वेस्ट कलेक्ट होता था, इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे हम हाई कोर्ट के पास आ गए हैं। यहाँ से ब्रिटिश सिस्टम की सारी न्याय व्यवस्था कंट्रोल की जाती थी। बहुत बड़े बड़े फैसले सुनाए गए यहाँ पे। इनफैक्ट बहुत सारे क्रांतिकारी जिनकी फांसी की सज़ा फाइनली यहाँ से सुनाई गई, आज उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं, हम उनका स्मरण करते हैं। वॉल्टर ग्रैनविल ने कलकत्ता हाई कोर्ट को गॉथिक स्टाइल में डिज़ाइन किया है और एक मेडिवल बिल्डिंग है स्टैड हाउस, जिसको कि क्लॉथ हॉल भी बोलते हैं, याइप्रस बेल्जियम में। उस बिल्डिंग से इंस्पिरेशन लेके कलकत्ता हाई कोर्ट को डिज़ाइन किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के पिलर्स पे बहुत ही रिच स्टोन कार्विंग का यूज़ किया गया है और मोटिव्स का इंटरप्रिटेशन आदमी अपने अनुसार कर सकता है। हर पिलर पे अलग तरह के मोटिव्स को बनाया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्ट सामने सूर्य सेन की मूर्ति लगी है। सूर्य कुमार सेन, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता था, इन्होंने चित्तगोंग आर्मरी रेड को लीड किया था। इनकी फांसी का ऑर्डर भी कलकत्ता हाई कोर्ट से ही आया था और आज कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने इनकी मूर्ति की स्थापना की गई है, ताकि हम सब याद कर सकें कि इन क्रांतिकारियों ने भारत के स्वाधीनता में कितना बड़ा योगदान दिया है। कुछ ही दूर आगे खुदीराम बोस की एक मूर्ति है। खुदीराम बोस इनफैक्ट बोला जाए तो टीनेज क्रांतिकारी थे जब इनको फांसी पे चढ़ाया गया। इनकी उम्र महज 18 बरस के आसपास थी। खुदीराम ने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलके ब्रिटिश जज डगलस किंगफोर्ड को मारने की कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली जिस बग्घी पर बम फेंका गया उसमें कोई और बैठा हुआ था। 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू वेस्ट बंगाल लेजिस्लेचर बनाया गया। वर्तमान लेजिस्लेटिव बिल्डिंग, जिसको हम विधानसभा भी कहते हैं, 1931 में तैयार हुई। विधानसभा के चीफ आर्किटेक्ट जे ग्रीव्स थे और मार्टिन एंड कंपनी ने इसको बनाया। उस समय में इसको 21 लाख रुपए से ज़्यादा व्यय करके बनाया गया था। विधानसभा बिल्डिंग की आर्किटेक्चरल स्टाइल ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से ज़्यादा बोला जाए तो ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल इन्फ्लुएंस की है। इसका आर्किटेक्चर बाकी कॉलोनियल बिल्डिंग से अलग तरह का लगता है और रिकॉर्ड 2.5 साल के अंदर इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया गया था। आज किस्मत भी हमारा साथ दे रही है। हमें लग रहा था कि 8 साढ़े 8 तक धूप निकल आएगी, लेकिन मौसम और भी अच्छा हो गया है, बदली है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में चलते हुए कलकत्ता देखने से ज़्यादा आनंद शायद ही किसी चीज़ में आए। ये कलकत्ता की आकाशवाणी बिल्डिंग है। कॉमन फोकलोर में आपको याद रहेगा कि अमिताभ बच्चन को यहीं पे रिजेक्ट किया गया था और बोला गया था कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। सोचिए, अगर यहाँ पे वो काम कर रहे होते तो आज बॉलीवुड को अमिताभ बच्चन नहीं मिला होता। चलते चलते हम राजभवन को क्रॉस कर रहे हैं और राजभवन को कर्जन के फैमिली मेंशन केडल्स्टन हॉल के तर्ज पे बनाया गया था। तो कहा जाता है कि जब भी कोई नया गवर्नर जनरल आता था उसको एक राजभवन का टूर दिया जाता था। पर जब लॉर्ड कर्जन यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला, अरे इस घर को तो मैं अच्छे से पहचानता हूँ, ये मेरे बिल्कुल ब्रिटेन के घर के ऊपर बना हुआ है। ये सारी इमारतें मैदान के इर्द गिर्द हैं और ये भारत का लार्जेस्ट अर्बन पार्क है। ब्रिटिश काल से ही मैदान का पॉलिटिकल महत्व रहा है और ब्रिटिशर्स अपने समय में यहाँ पे सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की मूर्तियां लगाया करते थे। एक समय में लॉर्ड कर्जन, कैनिंग, इन सब की मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई थी। पर स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इन सारी मूर्तियों को शहर के बाहर शिफ्ट किया गया और आज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रोमिनेंट मूर्तियां हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के अलावा मातंगिनी हाजरा की एक मूर्ति है यहाँ पे। मातंगिनी हाजरा को प्यार से गांधी बूढ़ी भी कहा जाता था। 1942 में एक ब्रिटिशर्स की फायरिंग में, पुलिस फायरिंग में उनका देहांत हुआ, लेकिन गांधीयन मूवमेंट में मातंगिनी हाजरा का बहुत बड़ा नाम है। कहा जाता है कि फोर्ट विलियम के पास जो मैदान था उसमें ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शंस हो। इसके साथ ही लेकिन वो ये चाहते थे कि यहाँ की लाइफ अच्छी रहे, जिससे उनका एंटरटेनमेंट हो। तो क्लब्स को यहाँ पे धीरे धीरे अलाउ किया गया और साथ ही साथ स्पोर्टिंग क्लब्स को यहाँ पे टेंट बनाने की अनुमति दी गई। ये सारे ही टेंट इन ए वे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे। चलते चलते हम शहीद मीनार तक आ पहुंचे हैं। शहीद मीनार, जिसका पुराना नाम ऑक्टलोनी मॉन्यूमेंट भी था, 1828 में बनाया गया। इसको सर डेविड ऑक्टलोनी की याद में बनाया गया था,
जो कि ब्रिटिश कमांडर थे, ये स्कॉटिश डिसेंट के थे और इन ए वे इनको इंडोफाइल भी बोला जा सकता है। अगर आप व्हाइट मुगल्स पढ़ें डाललिम्पल की तो इनके बारे में अच्छा खासा बयान लिखा हुआ है। वहां पे कहा जाता है कि इनकी 13 वाइफ्स थीं और ये रोज शाम को उनके साथ हाथी पर दिल्ली की सवारी किया करते थे। 1969 में इसको रीनेम करके शहीद मीनार का नाम दिया गया। ऑक्टरलेनी मॉन्यूमेंट या शहीद मीनार की आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत डिफरेंट है। ये 48 मीटर्स का है और इसका जो फाउंडेशन है वो इजिप्शियन स्टाइल का है। उसके ऊपर सीरियन इन्फ्लुएंस है और फिर एक टर्किश डोम है इसके ऊपर। ये ऑक्टरलोनी साहब की ही पर्सनालिटी को भी दर्शाता है। हमारे गाइड हमें बता रहे हैं कि कलकत्ता विश्व के कुछ पहले शहरों में था जहां पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी स्टार्ट की गई। बहुत सारी पुरानी इमारतें 19वीं सेंचुरी के एंड में या 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में कलकत्ता में बनी। समय बढ़ने के साथ साथ कलकत्ता में शोर भी बढ़ता जा रहा है। चलते चलते कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती हैं, जैसे इस रॉयल एनफील्ड के शोरूम का नाम पे मेड लाइक ए गन लिखा हुआ है। और अब हम सदर स्ट्रीट में भी घुस रहे हैं। अगर आप बंगाली पढ़ सकते हैं तो आप देखेंगे कि असली में इसका नाम सदर स्ट्रीट है और चूंकि अंग्रेज सदर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे तो धीरे धीरे सदर स्ट्रीट के नाम से ये स्ट्रीट फेमस हुई। जोरों की भूख लग रही है और अब हम ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। हमारे गाइड हमें एक स्पेनिश रेस्टोरेंट में ले जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम एल्गिन होटल को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी महान हस्तियाँ रही और अगर आपको याद हो तो सिटी ऑफ जॉय नॉवल जो कैलकाटा के बारे में लिखा गया, उसके राइटर डोमिनिक लेपेयर यहाँ पे रहते थे और बहुत महीनों तक यहाँ पे रहे। हम ब्रेकफास्ट के लिए राज स्पेनिश कैफे में आए हैं और यहाँ का डेकोर मैं कहूँगा बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही हिप है। इनफैक्ट एंटर करते ही भुवन बाम की एक पोर्ट्रेट है जो आपको पता है कि यूट्यूब के बहुत बड़े स्टार रहे हैं और अब तो खैर मेन स्ट्रीम में भी आ रहे हैं। इसके साथ ही अंदर कैफे पे ग्राफिटी के लिए वॉल बनी हुई है, तो आप यहाँ की वॉल्स पे ग्राफिटी कर सकते हैं और पता नहीं कितने ही पर्यटकों के, कितने ही हमारे जैसे लोगों के निशान इन दीवालों पे आप खोज सकते हैं। इस टाइम का यूज मैंने अपने गाइड के बारे में और जानने के लिए भी किया। Shamik Ray, I'm working in this profession for last 4 decades since 1984. कैलकाटा के क्या क्या एरियाज कवर करते हैं आप? All areas. Northern part, old Indian heritage, then central part, different European heritage, then also southern part, the common mixed heritage. What are the popular routes? The first popular route is the old British buildings area, namely at the Dalhousie Square. शुरू में 4 साल उन्होंने लेक्चरर की तरह से काम किया है कॉलेज में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि his real interest lies in searching places with historical significance और तब से ये काम कर रहे हैं। Actually, this one is about 210 years old. It was taken functional still. If you order pizza, not now because not many cooks are here now. Those who are expert. No, and also the oven has to be fired up. It's not fired up. चलते चलते हम चौरंगी लेन क्रॉस कर रहे हैं। बहुत क्लैरिटी नहीं है कि चौरंगी लेन का नाम चौरंगी लेन क्यों पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि एक गुरु हुआ करते थे चौरंगी नाथ, उनके नाम पर ये लेन को नाम दिया गया। आज तो इसका नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू रोड कर दिया गया है, लेकिन लोग आज भी इसको चौरंगी लेन के नाम से ही जानते हैं। और हम क्रॉस कर रहे हैं एड्रेस 36 चौरंगी लेन। आपको याद होगा कि एक मूवी है अपर्णा सेन की 36 चौरंगी लेन। चलते चलते आप पैलेस कोर्ट अपार्टमेंट्स को क्रॉस करते हैं जो 1926 में बने थे और बहुत सारे प्रोमिनेंट कैलकाटा के लोग उस समय के यहाँ पे रहा करते थे। उल्टी तरफ जीएसआई का हेडक्वार्टर भी है। इनफैक्ट भारत के जो मैप्स बनाए गए अंग्रेज़ों के समय में और जो पूरा सर्वे हुआ वो यहाँ से कोऑर्डिनेट हुआ। पार्क स्ट्रीट में ही एशियाटिक सोसाइटी का ऑफिस है जिसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी का एक उद्देश्य पुरानी मनुस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करके उनको समझना भी था। बहुत सारी संस्कृत की मनुस्क्रिप्ट एशियाटिक सोसाइटी के पास आज भी हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा किताबें, पुराने जर्नल एशियाटिक सोसाइटी में हैं। और इनके पुराने मेंबर्स में अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स द्वारिकानाथ टैगोर, शिवचंद्र दास, महाराजा बैद्यनाथ और बहुत सारे भारतीय विद्वान भी थे। जब इंडियन म्यूजियम ऑफ कैलकाटा की शुरुआत हुई
तब बहुत सारे आर्टिफैक्ट जो ओरिजिनली एशियाटिक सोसाइटी में रखे हुए थे वहाँ भेज दिए गए, लेकिन आज भी एशियाटिक सोसाइटी में एक म्यूजियम है और बहुत सारी पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। चलते चलते हम पार्क स्ट्रीट पे आ गए हैं। चूंकि इसके एक एंड पे एक बरियल ग्राउंड है, तो इसका पुराना नाम बरियल ग्राउंड रोड था और यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें ये नाम खासा पसंद नहीं था। चूंकि इस रोड के दूसरे एंड पे एक पार्क था, तो बाद में इसका नाम पार्क स्ट्रीट किया गया और आज हम इसी नाम से इसे जानते हैं। The pop singers, Usha Uttup, one of them, who sang here, and many others. Pop singers, culture, pop singers, dancers. कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट पर शहर की मेन नाइट लाइफ होती है और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े और नामी रेस्टोरेंट्स हैं। ट्रिंकाज, पीटर कैट, ब्लू फॉक्स, मोंकाम्बो, बहुत सारे रेस्टोरेंट जिनका आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे जोर शोर से क्रिसमस मनाया जाता है, न्यू ईयर मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर जो कि पार्क स्ट्रीट पे है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट जॉइंट्स रहा है। जब भी मुझे कहीं जाने का मन करता है मैं किसी बुक स्टोर में चला जाता हूँ। फ्लोरीज एक बहुत ही प्यारा स्पॉट है जहाँ पे ब्रेकफास्ट जहाँ का बहुत फेमस है। हमारा अगला पड़ाव पार्क स्ट्रीट सिमेट्री था, लेकिन अब बारिश ज़ोर से आ गई है और चलते चलते 4 से 5 घंटे भी हो गए हैं, तो हम सब ने डिसाइड किया है कि आज की जर्नी को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन आशा करते हैं कोलकाता एक्सप्लोरर्स का ये सफ़र जारी रहेगा और अगली ट्रिप में हम बहुत सारी और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे।